देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। कृषि कानून को लेकर देश भर में संग्राम की स्थिति है। पारंपरिक खेती जो लोग करते रहे हैं वो अपनी मांग के साथ सरकार से आंदोलन कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं। लेकिन देश में हो रही पारंपरिक खेती ने देश में लोगों को कुछ और करने की जैसी गुंजाइश दी ही नहीं है और किसान इसी में फंसे रह गए। लेकिन इन सब के बीच में कुछ लोगों ने अपनी जमीन, मौसम और जरूरत को देखते हुए अपनी खुद की किस्मत को बदला है। उन्होंने नई मिसाल गढ़ी है। उन्हीं में से एक है शुभम द्विवेदी। शुभम द्विवेदी ने एग्रीकल्चर से पढ़ाई पूरी की, लेकिन पारंपरिक खेती न कर कुछ अलग करने का सोचा और आज लाखों का मुनाफा उन्हें मिल रहा है। देखिए शुभम की कहानी, फिर आगे हम पूरी ये शुरुआत की है। जैसे अपना पूरा एजुकेशन मेरी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और बैकग्राउंड भी अपना एग्रीकल्चर है, तो हमारा एजुकेशन एग्रीकल्चर होने के कारण इसमें मेरी रुचि बहुत अच्छी रही है। तो जब मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके आया तो अपना एक अलग सेटअप था कि इस जो एग्रीकल्चर ट्रेडिशनल फार्मिंग होती है तो इसको एक आज के जो भी एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसको यूज़ करके फार्मिंग में ही जाना है और हाईटेक तरीके से करना है। तो हमने अपने यहाँ का जैसे मार्केट देखा कि हाँ कैश क्रॉप जो होती हैं इसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है, तो उस हिसाब से हमने पॉली हाउस लगाने का एक माइंड मेकअप किया और अच्छे से उसको लगवाया, जो कि एक प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट के द्वारा इसमें सब्सिडी भी है, गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रोजेक्ट लगता है और 50% सब्सिडी है इसमें। शुभम ने ट्रेडिशनल फार्मिंग को आधुनिक करके उसे हाईटेक बनाया और फिर अलग अलग सब्जियों की खेती शुरू की। पहले तो कुछ खास मुनाफा नहीं हुआ, लेकिन अब शुभम को लाखों का मुनाफा हो रहा है। तो अभी आपने अपने पॉली हाउस में क्या क्या सब्जियां उगाई हैं और इससे कितना मुनाफा हुआ अगर हम बात करें तो? जैसे अभी हमने पिछली बार एक सीजन हो गया, मैंने खीरा पूरे में लगाया था, तो अब की थोड़ा सा हमने चेंज किया है। मैंने इसमें कलर कैप्सिकम लगाए हुए हैं और खीरा भी लगाया हुआ है। तो अभी मेरा ये जो सेकंड टाइम है इसका, अब लास्ट में जैसे कल्टीवेशन का जो पूरा निकलता है एवरेज की, आप खीरे का आराम से इसमें 2 क्रॉप हम लोग ले सकते हैं, तो एक क्रॉप में आराम से जैसे 4 से 5 लाख का हो जाता है। तो अब उसमें जो लागत वगैरह निकाल देते हैं तो 6 महीने में जैसे 100 लाख या 1.5 लाख की लागत लग गई, तब भी अपना 2.5 से 3 लाख रुपए आपको मिल जाता, आराम से बचत। शुभम भले ही आधुनिक खेती कर रहे हैं, लेकिन उनके पॉली हाउस में उगी सब्जियां पूरी तरह से ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री होती हैं। तो वहीं आप देख रहे हैं कि जो यहाँ के युवा हैं वो किस तरह से वेजिटेबल की पूरी फार्मिंग करके अच्छी कमाई भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत जरूर बने हुए हैं। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। सरकारी स्कूल की टीचर को लेकर हमेशा अलग तरह की कहानी आपने देखी होंगी, सुनी होंगी, एक अलग इमेज होती है। लेकिन दिल्ली के सरकारी स्कूल की एक महिला टीचर हैं जो न सिर्फ स्कूल के बच्चों को अनुशासन सिखा रही हैं, बल्कि ऑर्गेनिक खेती कर लोगों के लिए आप अलग तरीके से फसलें उगा भी रही हैं, उन तक पहुंचा भी रही हैं। उनका अनुभव कैसा रहा, इस रिपोर्ट में आप। कोई ना इतना मेरी तो डेस्टिनी में लिखी थी ये चीज, तो सिचुएशंस ऐसी बनती चली गई कि मैंने ये काम शुरू कर दिया। सुप्रिया दलाल दिल्ली में रहती हैं और वो एक सरकारी स्कूल में मैथ की टीचर हैं। एक दिन अचानक उनके जहन में ऑर्गेनिक फार्मिंग का ख्याल आया और बस वो जुट गई अपने सपनों को पूरा करने में। सुप्रिया ने पहले दिल्ली के कराला गांव में 1 एकड़ जमीन लीज पर लेकर ऑर्गेनिक सब्जियों की खेती शुरू की। पहली बार में ही कम लागत में अच्छी कमाई हुई, लेकिन इससे उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पाई और फिर उन्होंने 5 एकड़ जमीन को लीज पर लेकर अपना काम उतने ही जोश से शुरू कर दिया। उनके रिस्पांस की वजह से ही मुझे 5 एकड़ पे इसे करना पड़ा, क्योंकि धीरे धीरे उनके फ्रेंड्स, उनके और रिलेटिव्स भी जुड़े और डिमांड पूरी नहीं हो पा रही थी 1 एकड़ से। जैसे मैंने लगाया सब कुछ था, आलू भी थोड़े पैच में लगाया, लहसुन भी लगाया, लेकिन वो डिमांड 20 परिवारों की ही आप देखा जाए तो कर सकते हो। हम जानते हैं इंडिया न्यूज के दर्शकों के ज़हन में बहुत से सवाल आ गए होंगे इन रिपोर्ट्स को देखने के बाद, और मुझसे भी अब इंतजार हो नहीं रहा। वक्त बहुत ज्यादा नहीं गवाएंगे। सुप्रिया दलाल और शुभम द्विवेदी खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त लाइव। दोनों से ही हम एक एक करके बातचीत करेंगे। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर जुड़ने के लिए। आप जब भी हम किसान या खेती के बारे में सोचते हैं तो एक अलग ही इमेज सामने आती है, लेकिन आप दोनों ही मॉडर्न तरीके से खेती कर रहे हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, एक अच्छा इनिशिएटिव है, कई लोगों के लिए ये प्रेरणा भी है, इंस्पिरेशन। ऐसी ही जब नौकरी को लेकर मारामारी है तो अपना काम कैसे शुरू हो सकता है। लेकिन शुभम जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा,
कैसे आइडिया आया और फिलहाल आपका काम कैसे चल रहा है? उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देंगे जो नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, बेरोजगार हैं, कुछ काम नहीं है? मैम, जैसे मेरा एजुकेशन एग्रीकल्चर है और मेरा शुरू से इंटरेस्ट एग्रीकल्चर में रहा है और अपना काम होता है, तो उसको चाहे फार्मिंग हो या कोई और बिजनेस हो। तो हमारे यहाँ फार्मिंग बहुत पहले से होती थी, ट्रेडिशनल फार्मिंग होती थी। तो हम अपने यहाँ के जो मेन मार्केट है, यहाँ पे क्या डिमांड है, इस चीज़ को स्टडी करते हुए थोड़ा टेक्निकल जो आज की हाईटेक टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर की, वो हम यूज़ करते हुए फार्मिंग कर रहे हैं। जैसे हमने पॉली हाउस लगवाया हुआ है, उसी में हम एक्जोटिक वेजिटेबल्स जैसे कलर कैप्सिकम वगैरह, कुकुम्बर वगैरह, ये सब का हम ग्रोविंग करते हैं। और बहुत सुंदर आपका ये बागीचा, या मैं क्या कहूँ इसे, खेत है भी, जो मैं तस्वीरों में देख रही हूँ और जहाँ से ये रिपोर्ट इंडिया न्यूज के संवाददाता ने भेजी है। सुप्रिया जी, आप तो कई महिलाओं के लिए यहाँ एक अच्छी आइडल बन गई हैं। आप तो सरकारी नौकरी के साथ साथ ये अलग से जो साइड बिजनेस कर रही हैं, कई महिलाओं को आपसे सीख लेनी चाहिए। और हम काफी साल से ये चलन में है, ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक सब्जी, ऑर्गेनिक फल। आपके दिमाग जहन में ये मन ख्याल कहाँ से आया? देखिए, मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ और 19 इयर्स की मेरी जॉब एक्सपीरियंस है। और मेरा कोई इरादा नहीं था इस तरीके से खेती करने का, लेकिन मुझे जैसे एक बहुत डीपली जब जैसे ही अवेयरनेस आई ना कि कितना केमिकल हम लोग खा रहे हैं, तो मैंने तो अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए स्टार्ट किया था ये काम। और इसीलिए 1 एकड़ से ही शुरू किया और मल्टीपल चीजें मैंने लगाई। और मैंने, जैसे अभी शुभम जी ने तो बताया, उनका बैकग्राउंड इस तरीके का है और एग्री के स्टूडेंट भी हैं वो। मेरा कोई बैकग्राउंड भी नहीं था और मैंने जीरो से स्टार्ट किया था। तो एक तो मुझे सीखनी थी सारी चीजें लास्ट ईयर, और दूसरा मुझे अपनी फैमिली के लिए मैक्सिमम जितना भी मैं उस 1 एकड़ पे उगा पाती, मुझे वो लगाना था कि मैं बाहर की डिपेंडेंसी मेरी खत्म हो जाए। लेकिन ये है कि मेरा फ्रेंड सर्कल था, तो मेरी फ्रेंड्स ने भी मुझसे लेना स्टार्ट किया। तो मुझे लास्ट ईयर ऐसा कुछ मतलब लागत नहीं आई मेरी अपनी मेहनत को मैं काउंट नहीं करती, लेकिन जितना मैंने लगाया मुझे उतना मिल भी गया उस 1 एकड़ से। बट वर्ड ऑफ माउथ से बहुत लोग जुड़े। आज की डेट में बहुत सारी फैमिलीज हैं जो मेरे, हम लोग होम डिलीवरी करते हैं, उनको अपनी सब्जियां और ग्रोसरी आइटम्स भी देते हैं, और फुटफॉल भी काफी है मेरे फार्म पर। और इसके अलावा उस 1 एकड़ से ना वो उन सभी की डिमांड को मैं पूरा नहीं कर पा रही थी, तो इसीलिए मैंने वो एक्सपैंड किया। लकीली मुझे बिल्कुल साथ में ही इसके पूरा एक सिंगल पैच 5 एकड़ का मिल भी गया, जिसपे मुझे ये काम करना था। और ये 1 एकड़ से स्टार्ट करने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये सिर्फ मैं बच्चों की नीड की वजह से तो मैंने शुरू किया था, लेकिन इतनी मतलब मुझे एक इनर हैप्पीनेस वाली बात है ना, इतना मजा आता है मुझे इस काम में। हालांकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, गार्डनिंग का शौक मुझे बचपन से रहा है, बट ये करने के बाद अभी भी मैं अपने खेत में ही बैठी हूँ। आज छुट्टी है, हमारी स्कूल की हॉलीडे है, तो मैं फार्म पर मॉर्निंग में जितनी जल्दी हो सकता है मेरी कोशिश रहती है यहाँ आने की, और शाम को भी निकलते निकलते मतलब बिल्कुल लास्ट ही टाइम हो जाता है, अंधेरा होने के बाद ही मैं घर जाती हूँ। मन ही नहीं करता यहाँ से निकलने का। तो अब तो मैं अपनी खुशी के लिए भी कर रही हूँ, और अर्निंग का मेरा कोई मोटिव नहीं है इस काम से। मेरी अच्छी खासी जॉब है, मेरा घर उससे चल जाता है इजीली। आने वाले टाइम में भी मैं इसको कमर्शियली मुझे नहीं करना था, बस ये था कि मुझे खुद को बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत से लोग जो मुझसे ले रहे हैं उनको उससे भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, शुभम जी तो कह रहे हैं कि बैकग्राउंड उनका था एग्रीकल्चर का, तो वहां से भी कई चीजें सीखी। आपने कहा आपका तो कोई ऐसा बैकग्राउंड था भी नहीं, लेकिन 5 एकड़ जमीन तो बहुत होती है। क्या आप अकेले मैनेज करती हैं या फिर किसी को रोजगार भी आपके इस काम से मिला है? जी हाँ, लगभग 10 लोग हैं मेरे यहाँ पे जो रेगुलर काम करते हैं। मैं हालांकि थोड़ा सा मशीनरी उस पर जा सकती हूँ, बट मैं उसको अवॉइड ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं है कि आज अगर कुछ इनकम है तो मुझे उसको बढ़ाने का मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। अब जो 10 लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनके परिवार मेरे यहाँ फार्म से चल रहे हैं। कई बार काम नहीं भी होता तो भी मैं किसी और काम में एंगेज कर लेती हूँ उनको, जैसे हम अचार बना लेते हैं, सब्जियां कोई भी एक्स्ट्रा होती हैं या कुछ, तो इस तरीके से। तो बड़ा अच्छा लगता है कि इतने लोग जो है यहाँ पर अपना रोजगार ले रहे हैं। और इसके अलावा मतलब एक्सपेंशन का मेरा कोई इरादा नहीं है, अर्निंग का भी मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव नहीं था। हालांकि हाँ, युवाओं के लिए है कि इस चीज का स्कोप बहुत है आने वाले टाइम में, अगर आप ऑनेस्टी के साथ टिक पाते हैं। शुभम जी, चूंकि ये कई बार हमने अपने न्यूज चैनल्स के जरिए, रियलिटी रिपोर्ट के जरिए दिखाया है कि कैसे, ऐसे तो डॉक्टर्स कहते हैं हरी सब्जियां खाइए, फल खाइए, लेकिन आज के टाइम पे कुछ भी रियल नहीं है। ये हम देखते हैं ना, इंजेक्शन लगाया तो तरबूज लाल हो गया, इंजेक्शन लगाया तो लौकी और तोरी कितनी जल्दी उनकी ग्रोथ हो जाती है, और कितने ज्यादा नुकसानदायक ये सब सब्जियां और फल रहते हैं। इसके बारे में भी बताइएगा, और आप अपने फार्मिंग के दौरान इन सब बातों का ख्याल कैसे रखते हैं? मैम, इसमें जैसे हमारा प्रोटेक्टेड फार्मिंग है पूरा, तो हमें कोई भी वेदर का जो भी प्रॉब्लम होती है, सडन टेम्परेचर चेंज होना या क्लाइमेट हो जाना, ज्यादा ठंड होना या इंसेक्ट या
पेस्ट से, तो हमारी पूरी क्रॉप प्रोटेक्ट रहती है। तो हमें रेयर केस में ही अगर प्लांट को कोई स्प्रे देना होता है या प्लांट को ग्रोथ वाला देना होता है तो हम वो ऑर्गेनिक ही यूज करते हैं, जो कि वो हमारे ह्यूमन बॉडी या किसी को, सबके लिए वो जो अच्छा हो। अच्छा, चूंकि आज इस खास दिन आप दोनों हमारे साथ जुड़े हैं और देश भर में जैसे किसान आंदोलन कर रहे हैं उससे आप दोनों वाकिफ ही होंगे, आप एक एक करके आपका ये भी रिएक्शन मैं जानूंगी। शुभम जी, जो किसान सड़कों पर हैं अपने आंदोलन को लेकर, अपनी मांग को लेकर, उन्हें आप क्या मैसेज देंगे और क्या ऐसे आइडियाज से किसान राजनीति का शिकार होने से बच सकते हैं या फिर जो आपके आइडियाज हैं उन पर काम करके मुनाफा कमा सकते हैं? मैम, जो आइडियाज पे जैसे हम लोग वर्क कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, तो वो बेस्ट है, क्योंकि उसमें जो चीज अभी हो रही है तो मेरे हिसाब से 75% तो पॉलिटिक्स है। ठीक है, अगर कुछ चीजें उसमें हैं तो उसको अगर जैसे एक दो नियम हैं कि अगर चीज हो जाएगी मार्केटिंग वगैरह के लिए तो हम लोगों के लिए थोड़ा आराम हो जाएगा। और कमाई के लिहाज से आप अपने काम को कैसे देखते हैं? हेलो शुभम जी, आवाज आ रही है आपको? सुन पा रहे हैं आप? यस मैम, बताइए। शुभम जी, कमाई के लिहाज से, क्योंकि अगर इंसान कोई भी काम शुरू करेगा तो उसके जहन में सवाल आता है ना, अर्निंग क्या होगी, मैं कैसे इससे कमा सकता हूं, तो कमाई के लिहाज से आप संतुष्ट हैं अपने काम से? बिल्कुल, क्योंकि जो हमने प्रोडक्ट लगाए हैं पॉली हाउस में हमारे वो यूनिक हैं। जैसे नॉर्मल ओपन सिनेरियो जो ओपन का और लोकल का जो सिनेरियो वेजिटेबल्स का है तो सारी वेजिटेबल हो जाती है। हमारी जो कैप्सिकम है वो कलर कैप्सिकम है, कलर बाहर नहीं होती है और जिसका मार्केट रेट बहुत हाई रहता है हर टाइम। तो इसीलिए डिफरेंट क्रॉप हमने चॉइस की, डिफरेंट, जैसे जो हमने कुकुम्बर लगाया हुआ है और जो ओपन का कुकुम्बर आता है, जैसे अभी ठंड चल रही, कुकुम्बर कहीं नहीं होगा, लेकिन पॉली हाउस का यही फायदा होता है कि आउट सीजन क्रॉप और अर्ली एडवांस फार्मिंग हम इसके अंदर कर सकते हैं। ठंड में भी कुकुम्बर है और कलर कैप्सिकम है, तो दोनों आउट सीजन का रेट मिलेगा और जो कलर का है उसका रेट मिलेगा और रेट बहुत अच्छा चलता है, जो इसके हमको बेनिफिट मिलता है। अच्छा, और चूंकि बहुत ज्यादा पौष्टिक और हेल्दी भी होती हैं ये सब्जियां, मैंने भी सुना है, और आप सैलेड लोग खास तौर पर बनाते हैं, तो आपने कहा ये हर सीजन में मिलती है, अवेलेबल होती है और इसका प्राइस भी अच्छा होता है। लेकिन सुप्रिया जी, आप ऑर्गेनिक खेती करती हैं, ऑर्गेनिक सब्जियों और फलों के दाम तो ज्यादा रहते होंगे नॉर्मल सब्जियों और फलों से? देखिए, मुझे ऐसा लगता है ऑर्गेनिक से भी एक बेटर चीज है प्राकृतिक खेती। मैं प्राकृतिक तरीके से खेती करती हूँ, जो दवाइयाँ भी हैं या जो बायो फर्टिलाइजर है मेरे फार्म पर ही बनाती हूँ मैं, सारे नेचुरल चीजों से। अच्छा। और इसमें ये है कि मल्टीपल क्रॉपिंग मैं कर रही हूँ, अराउंड 25 तरह की चीजें जो है, वेजिटेबल स्पेशली, मैं वेजिटेबल्स पे कई काम है मेरा, मैंने लगाई हुई है अभी। और जो ये एजुकेशन की बात आपने की, मुझे लगता है कि फार्मर जब तक किसी दूसरे पर डिपेंडेंट रहेगा ना अपनी चीजों के दाम तय करने के लिए, उनको बेचने के लिए, तब तक ये परेशानियां आएंगी, चाहे वो किसी एजेंसी के थ्रू ये काम हो रहा है या किसी मंडी के थ्रू हो रहा है। अब जैसे एजुकेशन चल रही है काफी टाइम से और ये बिल भी पास हुआ, बट मुझे मेरे यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, बिकॉज मैं कस्टमर को डायरेक्ट सेल कर रही हूँ और अपने फार्म प्रोड्यूस का रेट मैं खुद तय करती हूँ, मेरी कितनी मेहनत लगी है, कितनी कॉस्टिंग लगी है, दूसरा मेरे यहाँ पे उस पर्टिकुलर चीज का कितना हार्वेस्ट है क्वांटिटी वाइज, और डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है, तो वो मेरे अपने फार्म और अपने कस्टमर्स के बीच की बात है। किसी आउटसाइडर को, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन है या कोई एमएनसी है या कोई मंडी है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो जब तक फार्मर डायरेक्ट कस्टमर से नहीं जुड़ेगा ना, मुझे लगता है आज के टाइम में, तब तक ये समस्याएं तो रहेंगी और वो इस तरीके की पॉलिटिक्स का शिकार भी रहेगा। तो ये बीच की जो चीजें है ना, चाहे वो आड़ती है या एमएनसी है, वॉट एवर इट इज, हमें उनको हमें खत्म करना पड़ेगा। और ये फार्मर के लिए भी अच्छा है और कस्टमर को भी तो पता होना चाहिए ना वो कहाँ से सामान आ रहा है उसके यहाँ पे, तभी ट्रस्ट भी बिल्डअप होता है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, ये आपने बहुत अच्छी बात कही सुप्रिया जी, क्योंकि जो किसान आज सड़कों पर हैं उनकी यही सब प्रॉब्लम्स हैं। एमएसपी हुआ, मंडी हुआ, मीडिएटर हुआ, फिर फसलों की कीमत कितनी तय होनी है, डिपेंडेंसी जहां हो गई वहीं पर गड़बड़ है। आप डायरेक्ट कस्टमर से डील कर रही हैं, इसलिए आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, आपका काम अच्छा चल भी रहा है। लेकिन मैं जो तस्वीरों में देख रही हूँ, आप अपने जो खेत में फसलें हैं, जो सब्जियां आपने उगाई हुई हैं, उन पर स्प्रे कर रही हैं। स्प्रे कौन सा है ये हमारा, अच्छा पीछे नजर आ रहा है आपको, स्प्रे हो रहा है जी? हाँ जी, तो हम लोग नेचुरल तरीके से स्प्रे बनाते हैं। आज जो है मैंने किया था कि मैं किसी केमिकल का यूज नहीं करती, मैं खुद से बनाती हूँ, इसलिए मैं जानना चाह रही थी ये क्या है। इसमें हम 4-5 तरह का स्प्रे यूज करते हैं। मेन तो मेरे यहाँ पर नीम काफी है, तो नीमास्त्र का मैं यूज करती हूँ। मेन उसमें कंसिडरेंट नीम और गौमूत्र होता है। उसके अलावा कुछ और भी दवाइयां हैं, ब्रह्मास्त्र है, दशपर्णी अर्क है और खटास्त्र है। ये सब चीजें हम बनाते हैं एज पर नीड और एज पर क्रॉप।
कि कौन सी क्रॉप लगी हुई है, कौन सी तरह की स्प्रे इसमें होनी चाहिए, तो उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, या आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि कैसा इन्फेक्शन है, उसमें कौन से वाली दवाई जो है डलनी है। अच्छा, तो मुझे आपकी बातें सुनकर सुप्रिया जी ऐसा लग रहा है कि जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं कभी बीमारी में और डॉक्टर कहते हैं हरी सब्जियां खाइए, फल खाइए, तो वो इसी तरह के हरी सब्जी और फल होंगे जो फायदा कर सकते हैं, अदरवाइज नुकसान ही होगा जिस तरह की केमिकल बाकी सब्जियों और फलों में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन शुभम जी, जिस तरह से सुप्रिया जी बता रही हैं कि बीच से मीडिएटर हट जाएं तो किसानों की समस्या दूर होगी, एमएसपी कोई और तय ना करे, अपनी फसल है खुद उगाओ खुद बेचो। जो सड़कों पर किसान हैं उन्हें आप संदेश जरूर देना चाहेंगे ताकि किसी पर डिपेंडेंसी ना हो, ताकि किसी भी तरह से राजनीति का शिकार ना हो, और किसानों की जो दशा पिछले 7 से ज्यादा दशकों में सुधरी नहीं है वो शायद सुधर जाए आपकी बात सुनकर। यस मैम, ये बिल्कुल आप भी सही कह रहे हैं कि हम लोगों के जो बीच का जो मीडिएटर का जो सीन होता है, या मंडी हो या आड़तिया हो, और या कोई भी एमएनसी कंपनी हो, तो उसमें उसको नहीं पता ना कि हम लोगों की स्टार्टिंग से लास्ट तक लागत क्या लग रही है, कितने में उसकी कॉस्टिंग आ रही है। वो हम लोग मन में यहाँ से जो ले जा रहे हैं हर एक कॉस्ट का कि ये प्रोडक्ट हमको इतने का मिलेगा, और वहां जाके पता चला सेकंड पार्टी उस प्रोडक्ट का दाम लगा रही है, तो इसके किसान की जो एक प्रोत्साहन होता है वो कम हो जाता है। तो इसीलिए लोग थोड़ा इसके जो चीज हो रही है इसका मेन रीजन यही है कि डायरेक्ट किसान जाए, उसकी क्या कॉस्टिंग लगी है क्या है, डायरेक्ट किसान जाए वहाँ पे, डायरेक्ट कस्टमर हो उसको सेल करे। कॉस्टिंग क्या आती है शुरुआत के लिए, अगर आप दोनों ही बता पाए तो, क्योंकि मुझे खुद के लिए आइडिया बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूंगी इंस्पिरेशन बहुत से लोग आप दोनों से लें। जी, इसमें देखिए एक चीज और भी है, किसान को तो ठीक है कस्टमर से जुड़ना ही है, बट मैंने ही देखा है ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, इसे कभी उतनी इम्पोर्टेंस मिली ही नहीं जितना इम्पोर्टेंट है। मतलब आप ये देखो कि लोग मोबाइल्स पे, कार्स पे, कपड़ों पे, ज्वेलरी पर इतना खर्च करते हैं, वहाँ वो सोचते भी नहीं है, और एक बार खरीदने के बाद में सालों तक वो अलमारियों में और लॉकर में पड़ी रहती है। और खाने पीने की चीजें उनके बच्चे खा रहे हैं, उनकी लाइफ उस पर डिपेंडेंट है, और उसमें हम 5-10 रुपए का गैप डिफरेंस देखते हैं कि अरे ये ऑर्गेनिक का तो इतना रेट है और ये तो हमें इतने में मिल रही है। और जबकि अगर आप कॉस्टिंग देखोगे अपनी इनकम के हिसाब से, कितना परसेंटेज आप अपने खाने पीने पर, अपने शरीर पर लगा रहे हो, अपने सब कुछ हम अपने जैसे एडल्ट जो है अपने बच्चों के लिए कर रहे होते हैं मेनली, कितनी मेहनत हम लोग करते हैं, लेकिन वो मेहनत सब पानी कर देते हैं जहाँ पे हम अच्छी चीजें ही उनको नहीं खिला पा रहे, वहाँ कंपैरिजन चलता है। और ये ऐसा नहीं है कि पेइंग कैपेसिटी नहीं है, मैं मतलब इतने लोगों को मैं जानती हूँ जिनकी अच्छी खासी पेइंग कैपेसिटी है, बाकी चीजों पर इतना लैविशली वो खर्च करते हैं, लेकिन जहाँ खाने पीने की बात आती है उनके माइंड में कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि भी बाहर तो ये चीज इतने की मिल रही है और ऑर्गेनिक इतने का है। ट्रस्ट भी इसमें इशू नहीं है, मैं बता रही हूँ मेरे यहाँ पे तो जैसे मेरे बहुत क्लोज हैं जिन्हें पता है यहाँ पर 100% केमिकल फ्री चीज है, लेकिन फिर भी वो कॉस्ट कंपैरिजन की वजह से नाप तोल कर चीज खरीदते हैं। तो मतलब बाहरी दिखावे पर लोग ज्यादा ध्यान देते हैं बजाय कि अंदर से स्ट्रांग और मजबूत रहने के। और चूंकि कोरोना काल है, इम्यूनिटी बहुत मजबूत होनी चाहिए, और इस तरह की खेती से अगर सब्जियां और फल हमें मिले तो इम्यूनिटी बेहतर होगी ही, स्ट्रांग होगी ही, तब हम कोरोना से भी लड़ पाएंगे, बाकी बीमारियों से भी लड़ पाएंगे। लेकिन आप दोनों से ही आज बात करके बहुत अच्छा मुझे लगा। शुभम जी, सुप्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम उम्मीद करेंगे आज के दौर में आप जैसे किसानों को सुनकर, आपकी बातें जानकर कई लाखों करोड़ों किसान इंस्पायर हुए होंगे और शायद अब अपनी स्थिति बेहतर कर पाएं।